अभी की क्या है सबसे बड़ी खबर? दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। जब पीएम मोदी वहां पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत 5 लोगों ने किया। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, हम और दलित नेता के तौर पर जीतन राम मांझी, पलनीस्वामी जो कि एआईएडीएमके के नेता हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। इसके अलावा नेफ्यू रियो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उस स्वागत में मौजूद थे। अब देखिए, ये 38 की 38 पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा माला पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी जो चेयरमैन है इस पूरे एनडीए के, उनका स्वागत कर रही है। एनडीए के नेता हैं और 38 दलों को बुलाना 25 साल मना रहा है एनडीए। 1998 में एनडीए बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने की सरकार उन्होंने संभाली थी। उसके बाद कई उतार चढ़ाव हुए एनडीए के साथ, 10 साल सत्ता से व्यवहार रही, लेकिन 25 साल लगातार एनडीए ने पूरे कर लिए हैं। मैं अपने गेस्ट पैनल के पास जाऊं, कई सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले रविंदर मेरे साथ है और साथ ही साथ विशाल पांडे भी मेरे साथ है। रविंदर, पहला सवाल, अभी तक बैठक के अंदर क्या क्या हुआ है और क्या 38 के 38 दल बोलेंगे या कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे? क्या इसका आइटनरी है और क्या इसका रन ऑर्डर होगा और प्रधानमंत्री कब बोलेंगे और क्या वो लाइव होगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो सबसे लास्ट में ही बोलेंगे, जैसा कि हम लोग को जानकारी दी गई है कि पहले जेपी नड्डा बोलेंगे, इसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह भी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से भी 2-3 रिप्रेजेंटेटिव इस पर, जैसा कि आपने नेफ्यू बोलेंगे और एजीपी के सांसद जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बात करेंगे। अपनी जो गुरुंग है वो अपनी बात रखेंगे। साउथ से भी रखा जाएगा एडीएम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सभी जो प्रमुख नुमाइंदे हैं वो अपनी बात रखेंगे। दीपक जी, एक बात जरूर समझने वाली होगी, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड में अंतर। एनडीए फर्स्ट में आपने देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर शायद ही किसी मंत्री या बीजेपी के बड़े नेता जय श्री राम का उद्घोष करते थे सार्वजनिक तौर पर। यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं और तब भी अलायंस बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, पहले 24 था, अब ये 38 हो गया। 370 की बात प्रमोद महाजन कहा करते थे कि 370 सीटें चाहिए लोकसभा में, तब ये हटेगा, या सोच सकते हैं 370 हटा दिया गया, फिर भी अलायंस एकजुट है। अब उन्होंने कॉमन सिविल कोड की खुद प्रधानमंत्री स्तर पर बोला गया, प्रधानमंत्री ने बोला, ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जेपी नड्डा ने बोले थे कि हमारी विचारधारा और देश के विकास ये मुख्य एजेंडा है और इस मुख्य एजेंडा के कारण से ही एनडीए का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ऑपोजिशन के लिए मुश्किल होगा कि जो सांप्रदायिकता की बात कहते थे और इससे उनको फायदा मिलता था, लेकिन अब वो शायद उतनी फायदा न पहुंचाए, क्योंकि बहुसंख्यक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी या एनडीए के साथ होंगे। घटक दलों के, अगर जो मौजूदा घटक दल है उनका अगर इक्वेशन देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और जैसा कि पहले भी बात हुई है, ऑपोजिशन में सबसे बड़ी एक फायदा होने वाला है कि जो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट है वो एकजुट होगा बीजेपी या एनडीए के खिलाफ, लेकिन गैर जो अल्पसंख्यक खासकर गैर मुस्लिम जो वोट है वो बीजेपी के पाले में बड़ी संख्या में पड़ सकता है। ऐसा एनडीए का मानना है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना। तो ये अंतर है एनडीए 1 और एनडीए 2 में, जहां पर जय श्री राम उद्घोष करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिचक नहीं करते हैं। और जहां तक बैठक की बात है, जाहिर सी बात है, पहले भी बात हुई है, अधिकतर दल जो 38 दल हैं इसमें वो अपनी बात रखेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार यहां पर प्रमुखता से रखेंगे या प्रफुल्ल पटेल, दोनों में से कोई अपनी बात यहां पर रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद प्रधानमंत्री एक समाप्त करेंगे और एक रेजोल्यूशन पास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हासिल की जाएगी। और रविंद्र, ये भी मैं आपसे समझूंगा कि आज की डेट क्यों तय की गई, क्योंकि आज ही विपक्ष ने अपना नया नाम दिया। ये भी बहुत बड़ा काउंटर नैरेटिव है जो बीजेपी ने करा है कि विपक्ष की जो सदन की बैठक है उसको छोटा कर दो या उसके सामने एक बड़ी खबर खड़ी कर दो। रवि, बार बार कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से हम सुनते थे, रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हैं, कि सरकार बड़ी बुरी तरह से पूरे टाइम हेडलाइन मैनेजमेंट पे लगी रहती है, लेकिन आज तो इंडिया नाम रखकर अपोजिशन वालों ने भी हेडलाइन मैनेजमेंट कर दिया। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज बात करें तो अपोजिशन भी उसी तरह खबरों में बना हुआ है जिस तरह से सरकार की खबर चल रही है, क्योंकि हालांकि आरोप उसके बाद भी खड़गे साहब ने लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मीडिया को पूरी तरह से मैनेज कर लेते हैं। ये आरोप मीडिया पर लगातार कांग्रेस के नेता लगाते हैं और आज भी लगाया, बावजूद इसके कि सुबह से हर चैनल पे विपक्ष की खबर को दिखाया जा रहा है, बावजूद इसके कि विपक्ष की खबर को लगातार सुबह से दिखाया जा रहा है। इसके बाद आज भी आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया बैठक में कि मीडिया को मैनेज कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, अभी सीताराम येचुरी का इंटरव्यू किया मैंने दीपक जी, तो 2004 के इलेक्शन को कोट करते उन्होंने तमाम सारी बातें बताई। एक तो आइडिया ऑफ इंडिया पर चर्चा हुई कि आखिर इंडिया का नाम क्यों रखा गया, इंडिया इस गठबंधन का नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा
वो इंटरेस्टिंग तर्क है कि इंडिया का जो थीम है, खासतौर पे जिस बात के लिए इंडिया को जाना जाता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ डेमोक्रेसी है, इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर इंडिया का नाम रखा और सारे नाम रखने के पीछे सबके सहमति रखी गई है। साथ ही साथ एक बात इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा, जब मैंने पूछा कि क्या नाम तो तय कर लिया गया, नेता तय होगा क्या, तो उन्होंने बोला कि 2004 में भी हमने कोई नेता तय नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता थे कि उनके सामने कोई नेता दिखता ही नहीं था, लेकिन हम चुनाव जीते और चुनाव जीत कर आकर हमारी सरकार बनी, हमारा अलायंस हुआ। कांग्रेस उस अलायंस को लीड कर रही थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा, जब हमने पूछा कि क्या अलायंस कैसे चलेगा ये, जब बंगाल में टीएमसी का लेफ्ट से झगड़ा है, आमने सामने लड़ाई है, केरल में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, तो ये गठबंधन चलेगा कैसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और एक दिलचस्प आंकड़ा उन्होंने बताया कि 2004 में 62 सीटें जीती थी लेफ्ट पार्टियां, उसमें से 57 ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस को हरा के जीती थी लेफ्ट पार्टियां। तो ऐसा मुकाबला चलता है, लेकिन इस बार हमारी कोशिश ये है कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स होता है वो डिवाइड ना हो, वोट बीजेपी के खिलाफ वोट डिवाइड ना होके यूनाइटेड वोट डले, ताकि बीजेपी को हराने में हम कामयाब हो सकें। ठीक है रवि, बहुत अच्छा बताया आपने कि देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट अब धीरे धीरे कांग्रेस वाले भी सीख रहे हैं और उन्होंने बढ़िया एक इंडिया नाम रख दिया रवि। लेकिन विशाल, 2004 और अभी में अंतर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2004 में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऑलमोस्ट साफ हो गई थी। 85 सीटें हुआ करती थी, 80 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में 2004 में। 2004 में जो है बाकी जगहों पर लालू बहुत मजबूत थे, लालू के अलायंस ने खूब सीटें जीती थी, लेफ्ट ने जीती थी, टीएमसी ने जीती थी, कांग्रेस भी 100-125 पार कर गई थी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आपको 2024 के अंदर दिखाई देती है कि 2004 रिपीट हो जाए? विशाल, कैसे एनालाइज करेंगे इसको? देखिए दीपक जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2004 जैसी स्थिति 2024 में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इस वक्त बीजेपी जहां विकास के मुद्दे को आगे रखती है, तो वहीं सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक जो मुद्दे हैं उनको भी प्रमुखता से रखती है। चाहे राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, या फिर यूसीसी जैसे जो मुद्दे हैं जिनकी मांग लगातार बीजेपी करती रही है एक लंबे समय से, उन मुद्दों पर भी मुखर होकर बोलती है। तो इस मुद्दे पर भी बीजेपी को बहुत एक बड़े तबके का वोट मिलता है। तीसरी जो बड़ी बात है, बीजेपी जात की मजबूरी को समझती है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था स्वर्गीय प्रमोद महाजन का, तो उस बात को बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और यही वजह है कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज देने के लिए आप देखिए आज जो ये 38 दलों की बैठक एनडीए की चल रही है, इसमें वो छोटे छोटे दल हैं जो छोटी छोटी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अपना एक खास संदेश जाता है। और बीजेपी लगातार 2014 के बाद से उन पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है, जो एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के साथ रहा करती थी, एक जमाने में लालू यादव के साथ रहा करती थी और एक जमाने में कुछ राज्यों में कांग्रेस के साथ रहा करती थी। तो बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को जहां मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उठा रही है। अगर आप 2024 के हिसाब से यूपी की अभी मौजूदा स्थिति देखेंगे तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 64 सीटें बीजेपी प्लस उनके गठबंधन ने जीती थी, इसके बावजूद जब सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन इस बार जो ये गठबंधन होता हुआ हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर की पार्टी है, इनका एक अलायंस होगा। और आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव बीता है, उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 35 से 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर बीजेपी और विपक्ष के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन बीएसपी इसमें एक ऐसी भूमिका में रहेगी, वो किसका वोट काटती है उसकी हार जीत बीएसपी के हाथ में होगी। अगर बीएसपी मुस्लिम वोट काटती है तो विपक्ष को नुकसान है। बीएसपी अगर उनका कैंडिडेट कोई ओबीसी होता है, अपर कास्ट होता है, वो अगर बीजेपी का वोट काटती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपने भी पिछला उपचुनाव देखा होगा जो आजमगढ़ लोकसभा में हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से, वहां पर बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाए और बीजेपी वो सीट जीती। तो कहीं ना कहीं जैसा रविंद्र जी ने बताया, ये जो पूरा अलायंस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने के लिए और साथ ही जो वोटों में बिखराव होता है अलग अलग जगहों पर, उसको रोकने के लिए ये इंडिया बना है। और साथ ही एनडीए भी अपने जातिगत समीकरण को इस बैठक के जरिए फिट कर रही है और एक संदेश पूरे देश में दे रही है कि वो अति पिछड़े दलित लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करे। और यही मैसेजिंग इंडिया भी कर रही है जो विपक्ष का गठबंधन बना है। ठीक है। जी न्यूज़।